हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इस हफ्ते की सारी प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में। जो भी टॉपिक्स न्यूज़ में रहे उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है IORA का, यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्रीज़ के बारे में। इन कंट्रीज़ की चेयरमैनशिप किसके पास आई है? तो श्रीलंका के पास। फॉरेन मिनिस्टर भी श्रीलंका गए थे। श्रीलंका कहाँ लोकेटेड है आपको पता ही है। जो इनसे जुड़ा रीसेंट मुद्दा है वो भी आपको जानकारी में होना चाहिए। क्या मुद्दा है? वो मुद्दा है चाइना का डेट ट्रैप। चाइना ने क्या कर रखा है? डेट ट्रैप कर रखा है श्रीलंका को। डेट ट्रैप क्या होता है कि आपको इतना कर्ज दिया जाए कि आप कर्ज ले लें और फिर जो उनका इंटरेस्ट है वो चुकाने में असमर्थ हो। यानी मान लो आप किसी साइकिल से यूनिवर्सिटी जाते हो या क्लास जाते हो, कहीं काम पे जाते हो, मैं बोलूँ क्यों ना आप एक मर्सिडीज़ ले लो, लोन पे दे रहा हूँ, और अपना घर तब तक मुझे कोलेट्रल पे दे देना, आप मर्सिडीज़ से आना जाना, और जब उस टाइम मिले तो किराए पे इस पर लगा देना। आपको लगेगा बहुत अच्छा है भाई, सस्ती रेट्स पे मर्सिडीज़ मिल रही है और किराए पे भी पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन जब आप वो मर्सिडीज़ लाते हो तब आपको पता लगता है कि भाई कोई रेंट पे लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आसपास सारे लोग गरीब हैं। तो मर्सिडीज़ का रेंट तो चढ़ नहीं रहा रेंट पे, भाई उसी के ऊपर तो सारा काम होने वाला था। अब रेंट पे लग नहीं रही, इंटरेस्ट देने हैं उस कार खरीदने के, और आपका घर जो था वो भी कोलेट्रल रखा हुआ है चाइना के पास, यानी मेरे पास। तो मर्सिडीज़ भी कुछ टाइम बाद मैं उठा के ले जाऊँगा और आपका घर भी ले जाऊँगा, क्योंकि लोन की शर्त ये थी कि आप मुझे पैसे दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, घर आपका कोलेट्रल है और लोन की रेट्स थी। कुछ ऐसा ही श्रीलंका के साथ किया गया, जहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट और इस तरह के कई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रन किए गए, जिनकी बातें की गई कि भाई ये प्रोजेक्ट जब रन होगा, हम्बनटोटा स्पेसिफिकली एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जहाँ बोला गया कि ये पोर्ट जब डेवलप होगा तो कोलंबो पोर्ट से भी बड़ा पोर्ट बन जाएगा, बहुत से शिप्स आएंगे, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने की, और अभी जब वो उसका लोन चुकाने में असमर्थ हो गए और चीज़ें नहीं सुधर रही थी, तो 99 ईयर्स के अब लीज पे इसको ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है चाइना ने, क्योंकि उसका ऐसा प्रोविजन था उस लोन के अंतर्गत। तो कुछ इसी तरह से जब किसी को डेट में आप फंसा लो, उसे कहते हैं डेट ट्रैप। चाइना का एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है, जहाँ वो बड़े सारी कॉन्टिनेंट्स में जाके, लगभग हर कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ को ऐसे लोन ऑफर करता है, ल्यूक्रेटिव लोन्स कि ले लो भाई, और वो उसमें फंस जाते हैं। और बाद में चाइना ये तो वो ज़मीन कैप्चर कर लेता है या फिर वहाँ अपना प्रेजेंस बढ़ा लेता है। तो कुछ ऐसे डेट ट्रैप में चाइना फंसा हुआ था। और रिसेंटली जब वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की गई तो वहाँ की पूरी जो फार्मिंग सेक्टर है डिस्ट्रॉय हो गया। उन्होंने अचानक कहा कि अब हम सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, उसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। प्लस श्रीलंका में कुछ राइट्स हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर ऑलरेडी कोविड के टाइम में डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इतनी सारी चीज़ें जब थी, और उनके पास जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत कम था, क्योंकि टूरिज्म भी बुरी तरह हिट हुआ पड़ा था। इन सभी कारणों से पूरी की पूरी इकॉनमी ध्वस्त थी। और अब हाल ही में जब IMF उनको लोन देने से मना कर रहा था, क्योंकि वो पेट्रोल तक खुद नहीं खरीद पा रहे थे, इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी ही नहीं थी, तो इंडिया ने हेल्प की, IMF ने लोन दिया। तो ये पॉलिटिक्स श्रीलंका में हो रही थी। लेकिन अभी मुद्दे पर थोड़ा डाइवर्ट कर गए, मुद्दे पर वापस आते हैं। श्रीलंका IORA का चेयरमैन बना है। अब IORA क्या है? तो ये है इंडियन ओशन। ये जो ग्रीन की कंट्रीज हैं इसकी वो IORA के मेंबर्स हैं। इसमें खास बात, पाकिस्तान IORA का मेंबर नहीं है, याद रख लीजिए, ये मेंबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर है। जनरली सारे मेंबर याद करने इसके थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि मेंबरशिप इसकी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप देखो तो 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें अराउंड 23 मेंबर स्टेट्स हैं। तो 23 मेंबर स्टेट्स में अगर आप देखो तो पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट ये है कि इसका प्राइमरी एजेंडा क्या है वो समझ लो। प्राइमरी एजेंडा इसका क्या है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिशरीज डेवलपमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना, ये इसका काम है। इंडिया ने IORA को पुश किया है एज अ की एरिया, जहाँ पर वो ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाए। इस पूरे रीजन में हमारा जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सागर इनिशिएटिव को इंडिया पुश कर रहा है इस रीजन की कंट्रीज़ के साथ। चाहे मेडागास्कर हो, आपको दिख रही हो, यहाँ कई सारी कंट्रीज़ हैं, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको दिख रहा है, इंडोनेशिया भी है, यानी आसियान कंट्रीज़ मोस्टली इसके अंदर है। हालांकि वियतनाम वगैरह इसका पार्ट नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं कुछ। तो इनके बीच में एक बेहतर कोऑपरेशन डेवलप करना, ये उद्देश्य IORA का। 23 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और अभी श्रीलंका इसकी मेंबरशिप ले रहा है। तो ये IORA की बात होगी, जहाँ पाकिस्तान मेंबर नहीं है। अगला आर्टिकल है म्यांमार बॉर्डर पे क्या हो रहा है। म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग बढ़ाई गई है पाइपलाइन के आसपास, ताकि पाइपलाइन ठीक से ऑपरेट कर पाए।
हो ये रहा है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जो बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड हैं, कुछ पाइपलाइंस भी बिछाई गई हैं, वो भी अनप्रोटेक्टेड है। तो उनके आसपास फेंसिंग की गई है ताकि वो बेहतर तरीके से सिक्योर रहे, सेफ्टी रहे। इंडिया म्यांमार के बीच में मुद्दा क्या है? इंडिया म्यांमार के बीच में मुद्दा ये है कि पहला एस्पेक्ट सिक्योरिटी। याद रखिए, म्यांमार जो कंट्री है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये रीजन जो है, इसे कहते हैं वो रीजन जहाँ गोल्डन ट्रायंगल बनता है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ अफीम या ओपियम। और इंडिया के ऊपर ना, जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ है गोल्डन क्रेसेंट, चांद। किसका गोल्डन क्रेसेंट है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये 3 कंट्रीज मिला के गोल्डन क्रेसेंट बनाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा अफीम की खेती होती है, अफीम की स्मगलिंग होती है, और यहाँ एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है। ये म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, इसमें लाओस और कंबोडिया भी जोड़ा जाता है। तो ये एक क्रेसेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट में है और एक क्रेसेंट ट्रायंगल हमारे नॉर्थ ईस्ट में, क्रेसेंट हमारे ऊपर है, चांद वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, और नीचे ट्रायंगल जहाँ बहुत सारा ओपियम होता है, और ये सारा इस रीजन के थ्रू, म्यांमार के थ्रू इंडिया में स्मगल किया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, ये बहुत ज़्यादा होती है म्यांमार के बॉर्डर के थ्रू। इससे पहले यहाँ बहुत ज़्यादा शरण मिलती थी, तो इसलिए जो यहाँ के मिलिटेंट ग्रुप हुआ करते थे वो सारे जगह छुप जाते थे म्यांमार में। तो बांग्लादेश म्यांमार से जैसे भारत के संबंध सुधरे, आपको दिखने लग गया होगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई थी नॉर्थ ईस्ट में। हालांकि मणिपुर में जो हुआ वो काफ़ी दुखद था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो वो जो ग्रुप थे उनकी एग्रेसिवनेस में कमी आई थी। इस इंसिडेंट को अगर हम साइड कर दें, मणिपुर के इंसिडेंट को, वो इसीलिए क्योंकि म्यांमार के साथ मिलकर इंडिया ने ऑपरेशन सनराइज रन किया था, ताकि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो म्यांमार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस बॉर्डर कई जगह से खुला है, तो उसकी फेंसिंग करके उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि म्यांमार इज़ द गेटवे टू आसियान। म्यांमार से ही आप आसियान में आते हो। देखो, साउथ एशिया में नहीं है म्यांमार। म्यांमार कंसिडर इटसेल्फ एज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ठीक है, हम इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, ये 8 कंट्रीज अपने आप को साउथ एशिया का पार्ट मानती है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया को अपने आप को पार्ट मानती है, और वो आसियान की मेंबर कंट्री है एक। तो आसियान की मेंबर है, और इंडिया चाहता है आसियान के साथ ट्रेड बढ़ाना। यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू हमारा जो रीजन है उसको डेवलप करते हुए हम कैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनके साथ व्यापार कैसे बढ़ाएं, इस पे फोकस कर रहे हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रीजन है वो। तो इसलिए म्यांमार, थाईलैंड होते हुए हम इस पूरे इलाके के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके लिए, नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए, अलॉन्ग विद दैट हमारी कनेक्टिविटी को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के कितने स्टेट्स का जो बॉर्डर है वो लगता है म्यांमार से, मुझे बताइए आप। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार? इंटरनेशनल बाउंड्री कितने राज्यों की मिलती है? 3, 4 या 5? मुझे बताइए कितने राज्य हैं। अभी जो फेंसिंग होने वाली है ये की जा रही है ताकि एथनिक वायलेंस भी बढ़ा है मणिपुर में, उसके आसपास जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए म्यांमार को सेफ गार्ड करना बॉर्डर को बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जिस मैंने आपको बताया कितने राज्य थे, तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3 और 4। तो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो मणिपुर में इतना विरोध बढ़ा था, इतनी दिक्कतें हुई थी, तो इसलिए वहाँ पे बॉर्डर की फेंसिंग और सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और ये काम कौन कर रहा है? तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर अराउंड 1643 किलोमीटर्स का है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरता है। और क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का एक गेटवे हो सकता है डेवलपमेंट का, और वो जोड़ेगा किससे? उसको साउथ ईस्ट एशिया को। तो यहाँ हम कई सारे प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, IMT भी कहते हैं इसको, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक हाईवे बनाया गया, मोरे जो मणिपुर में, वहाँ से लेकर ये मैदे माओसोट तक, और यहाँ से बैंकॉक तक का हाईवे है। आप जा सकते हैं, बिल्कुल दिल्ली से जोड़ा जाएगा इसको वाराणसी से, कि आप सीधा यहाँ से थाईलैंड बाय रोड पहुँच जाओ। इसके अलावा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी इंडिया म्यांमार में काम कर रहा है। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स जो डेवलप किए जा रहे हैं म्यांमार के साथ भारत के। मुद्दे में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसको फेंस करने की बात की गई थी। क्यों रिक्वायर्ड थी? क्योंकि हिंसा बढ़ रही है उस रीजन में। कौन कर रहा है काम? तो BRO। अगला आर्टिकल, इंडिया इजराइल इशूज़ की हम बात करते हैं। इंडिया इजराइल इशूज़ कैसे अब भारत ज़्यादा करीब आ रहा है इजराइल के, इसके बारे में बात की गई है। कई स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं आखिर इंडिया इजराइल में क्या क्या पढ़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंट है इजराइल और पैलेस्टाइन के इशू को। तो इस प्लेस इन न्यूज़ को हम ज़रा गौर से पढ़ते हैं। देखो, अभी जो आप देख रहे हो ना ज्योग्राफी, वो आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, ये है इजराइल, ठीक है, ये है गाज़ा। गाज़ा में एक ग्रुप है जिसका नाम है हमास। हमास एक
मिलिटेंट या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपेंड करता है आप कहाँ के हो, उस हिसाब से इसको कैटेगराइज कर सकते हो। यहाँ वेस्ट बैंक है, यहाँ ऊपर ये वाला हिस्सा है सिनाई पेनिनसुला। क्या नाम है इसका? सिनाई पेनिनसुला नाम है? नहीं, ये है गोलन हाइट्स। नीचे है यहाँ, क्या नाम है इस जगह का? सिनाई पेनिनसुला। मैं इन जगहों का नाम इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। वेस्ट बैंक के पास यहाँ पर है गैलीली सी, ठीक है, ये सब याद रखो, क्योंकि अब इसको हम एक नए मैप में देखेंगे। पिछले मैप में ये रहा सी ऑफ गैलीली यहाँ पर है, ये रहा वेस्ट बैंक, ये गाजा स्ट्रिप, ये इजिप्ट, यहाँ पर आपका है सिनाई पेनिनसुला, ये ऊपर गोलन हाइट्स, यहाँ लेबनान और यहाँ पे सीरिया। अब देखिए हुआ ये था, पहली बात है 1948 जब डेविड बेन गुरियन ने डिक्लेयर किया था कि भाई एक स्टेट बनेगा इसराइल का। पहले इसके ऊपर पूरा ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन ने बोला हम ज्यूज़ के लिए एक नया स्टेट बनाएंगे 1948 में। 1920 से ये कोशिश थी कि जो जब ये पहले इलाका ना पैलेस्टाइन का पूरा होता था ओटोमन अम्पायर के अंतर्गत, तो ओटोमन अम्पायर को हरा के ब्रिटेन ने पहले इस पर कब्जा किया और इस पर एक ज्यूश माइनॉरिटी थी, ज्यूश लोग भी रहा करते थे, यहूदी, और मेजॉरिटी जो थी वो अरब ग्रुप्स की थी। तो 1920 से लेके इस बीच में क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी, और हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, पर उसके लिए जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का पीरियड है ये, तो उस पीरियड में यूरोप में ज्यूज़ के खिलाफ हिंसा बढ़ रही थी, स्पेसिफिकली जर्मनी के आसपास। तो वहाँ से बहुत से ज्यूज़ अपने एंसेस्ट्रल होम, जहाँ उनकी बेसिक हिस्ट्री है, वहाँ जाना चाहते थे। तो वो जगह थी पैलेस्टाइन के पास। तो वहाँ पर पैलेस्टाइन से आना शुरू किया और वहाँ उनको शरण मिलनी भी स्टार्ट हुई जब यूरोपियन के खिलाफ मुद्दा बढ़ गया। तो काफ़ी भारी संख्या में वो आने लग गए और उन्होंने वहाँ जो ज़मीनें थी वो कुछ खरीदनी भी स्टार्ट कर दी। अरब जो लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ से उनसे ज़मीनें भी खरीदी और कुछ ज़मीनों पे कब्जा भी किया और वो बड़ी संख्या में आके वहाँ पे बसने लग गए। इन दैट पीरियड यूनाइटेड नेशंस को लगा कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा। ब्रिटेन जब वहाँ से जाने लग गया तो उसने बोला 1947 में एक यूएन रेजोल्यूशन आया, यूएन रेजोल्यूशन 181। याद रखिए यूएन रेजोल्यूशन 181 किससे रिलेटेड है? पैलेस्टाइन से, पैलेस्टाइन इजराइल इशू से। तो यहाँ पर बोला गया कि हम पैलेस्टाइन को 2 राज्यों में बांटेंगे, 2 स्टेट सॉल्यूशन, एक ज्यूइश स्टेट जो इजराइल होगा और एक जेरूसलम का अपना देश। जो ज्यूश लोगों को मंजूर था लेकिन अरब्स को मंजूर नहीं था। तो जो प्लान था उसके तहत ऐसा था कि देखो ये जो हिस्सा होगा ये होगा आपका पैलेस्टीन का लैंड, ये सारा का सारा, और जो वाइट वाला दिख रहा है इजराइल का लैंड होगा। 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल बना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। पैलेस्टीनियंस ने बोला कि नहीं हम नहीं मानते इसको, और इसके बाद एक युद्ध शुरू हुआ 1948 में, ठीक है। और जब ये युद्ध शुरू हुआ तब हुआ था एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं अल नकबा। अल नकबा मतलब जो फ़लस्तीनी थे, जो फ़लस्तीनियन लोग थे, उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था क्योंकि हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जब ये 1949 में युद्ध ख़त्म हुआ तो जॉर्डन जो राज्य है, जो एक देश है, उसने वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। यानी ये हिस्सा जो आज आप देखते हो ये पहले जॉर्डन के कब्जे में था, येलो वाला, ठीक है। और इजिप्ट ने ये गाज़ा कब्जा कर लिया, ये इजिप्ट के पास आ गया, और बाकी में आपकी इजराइल बचा हुआ था, ठीक। 1964 में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत काफ़ी प्रचलित होती है। अब याद रखो अभी क्या है, गाज़ा पे कब्जा किसका है? इजिप्ट का। यहाँ पे कब्जा किसका? वेस्ट बैंक पर, जॉर्डन का। और बाकी जगह इजराइल है, क्योंकि ये सारे अरेबियन कंट्रीज़ हैं। धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है, कौन? इजराइल। तो 1967 में एक और युद्ध होता है जो होता है 6 डे वॉर। एक 6 डे वॉर में जितनी अरब कंट्रीज हैं सब एक साथ आती हैं, और इन सब में जब ये वॉर हुई थी ना, तब इजराइल ने जहाँ पे कब्जा किया था इलाके से, उसने कहा था कि भाई यहाँ से पैलेस्टीनियंस निकल जाओ। तो पैलेस्टीनियंस बहुत सारे वहाँ से रिफ्यूजी निकले थे उसके बाद, या तो यहाँ वेस्ट बैंक में आके बस गए थे इस इलाके में, या गाज़ा चले गए थे, या बाकी देशों में चले गए थे। फिर 67 में 6 डे की वॉर हुई, जहाँ इसराइल ने अकेले जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया सबको हरा दिया। तो उन्होंने इजिप्ट का इलाका सिनाई पेनिनसुला ये कब्जा किया, ऊपर गोलन हाइट्स कब्जा किया, यहाँ तक कि वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया और गाज़ा पे भी कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने गाज़ा को छोड़ दिया और सिनाई पेनिनसुला भी वापस कर दिया इजिप्ट को, जब इजिप्ट ने अपने संबंध नॉर्मल कर लिए थे किसके साथ? इजराइल के साथ। तो अभी तक जो नाम हमने पढ़े, आई होप आपको याद रहे कि क्या क्या ज्योग्राफी थी। इसके बारे में जब पीपीटी मिलेगी आपको, ये इन्फोग्राफिक मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है, जहाँ बात की गई है अलग अलग ग्रुप्स की जो शुरू किए गए, कि जैसे 1973 में अरब नेशंस ने मिलकर दोबारा अटैक किया इजराइल को, और फिर इजराइल ने उनको हरा दिया। 78 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुए थे, पीस डील हुई थी इजिप्ट और इजराइल के बीच में, और उसके बाद 82 में फिर एक लेबनान के साथ युद्ध हो गया इनका। फिर 87 में पहला इंतिफादा हुआ, यानी जो पैलेस्टीनियन थे उन्होंने कहा कि हमारी जो स्थिति है बहुत ख़राब है इजराइल में,
हमारी राइट्स के लिए कुछ करना चाहिए। और प्रोटेस्ट हुए दुनिया भर में, वेस्ट बैंक में भी प्रोटेस्ट हुए और ये मुद्दा उसके बाद बढ़ता ही रहा। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुए, फिर एक और ओस्लो अकॉर्ड हुआ जहाँ चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई। देखिए मुद्दा ये कि टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, पर अभी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। एक ब्रॉड वीडियो और आएगी चैनल पर जहाँ मैं पूरे इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि इजिप्ट में क्या क्या हुआ, जो आपको दूसरी वीडियो वो भी आप इस पर देख पाएंगे। तो ये चीज़ें हुई और इसमें जगहें जो न्यूज़ में मैं वो बताना चाह रहा हूँ, वो आप याद कर लो कौन कौन सी है। ये है इजराइल, ठीक है, ये गाज़ा पट्टी साइड में गाज़ा, यहाँ पर है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक असल में एक नदी का भी नाम है। यहाँ पास में इसके क्या है, जॉर्डन, जिसका कब्जा पहले वेस्ट बैंक पे था। वेस्ट बैंक के पास जॉर्डन है। जॉर्डन और इजराइल के संबंध अभी नॉर्मल है। जॉर्डन के ठीक ऊपर है सीरिया और सीरिया के पास यहाँ है लेबनान। अब लेबनान में एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम क्या है, हिजबुल्लाह। ये हिजबुल्लाह है, ये सीरिया है, इजराइल, गाज़ा, गैलीली सी यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर छोटा सा वाइट वाला, और पास में डेड सी है यहाँ पर, और ये जॉर्डन पास में, इसके पास इराक, ईरान। तो ये मैप आपको क्लियर हो गया। ये सी कौन सा है, तो मेडिटेरेनियन सी है। नीचे इजिप्ट है, यहाँ पर क्या है, सिनाई पेनिनसुला है जो इजिप्ट को वापस कर दिया इन्होंने। ऊपर यहाँ गोलन हाइट्स है जिस पर अभी तक कब्जा करके बैठे हुए हैं इजराइल ने। तो ये आपको एक बेसिक ज्योग्राफी आएगी, सब पता लग गई होगी कि वॉर हुई तब इन्होंने एक बार गोलन हाइट्स कब्जा किया और नीचे आपका सिनाई पेनिनसुला कब्जा किया, बाद में वापस कर दिया। अभी देखिए ये रहा गोलन हाइट्स, इसके ऊपर बमबारी यहाँ लेबनान से हुई है। लेबनान में कौन लोग रहते हैं, तो हिजबुल्लाह ग्रुप है जो लेबनान में रहता है। हमास कहाँ पर है, गाज़ा में। हिजबुल्लाह कहाँ पर है, लेबनान में। और इन दोनों को सपोर्ट कौन करता है, तो ईरान, ठीक है। और सीरिया भी सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को। तो ये सभी कारणों से जो अभी युद्ध है काफ़ी बड़ा भयावह यहाँ होता दिख रहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एलेप्पो कहाँ है, तो एलेप्पो है सीरिया का एक शहर जहाँ इस बार बमबारी हुई। डैमेस्कस, वहाँ भी बमबारी हुई। गोलन हाइट्स पे भी बमबारी हुई, जो हिजबुल्लाह ने वहाँ कोशिश की बमबारी करने की कि शायद उस एरिया पे कब्जा कर ले। तो ये सब इस टाइम पे हो रहा है, इसलिए ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशन वाइज, कहाँ कहाँ लोकेटेड है। आई होप आपको आइडिया लग गया हो। एक ब्रॉड वीडियो इसके लिए और बनेगी, इजराइल पैलेस्टाइन इशू एक्सप्लेन करते हुए वीकली दिस व्यूज़ में, ठीक है। अब अगला टॉपिक है इंडिया तंजानिया के बारे में क्या हुआ। रिसेंटली जो तंजानिया के प्रेसिडेंट है सुलुहु, उनके साथ बात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और दोनों ने बोला कि बायलैटरल रिलेशंस को हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक ले जाएंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तब आता है जब दो देशों के बीच में जब उनमें सिक्योरिटी का डायमेंशन भी आ जाता है। ट्रेड और के अलावा वो सिक्योरिटी पे भी डिस्कस करने लगते हैं, तब वो चीज़ आती है। तंजानिया कहाँ लोकेटेड है, बिल्कुल यहाँ लेक विक्टोरिया दिख रही है आपको यहाँ, उसके पास तंजानिया है। अगेन इट्स अ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्री। तो हम अफ्रीका में जो अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए तंजानिया बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट कंट्री है। तो जब इन दोनों देशों की बैठकें हुई तो इन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन पे फोकस किया, 5 साल का रोड मैप बनाया। अब देखो डिफेंस कोऑपरेशन मतलब सिक्योरिटी डायमेंशन में आना, इसलिए कह रहे हैं कि अब हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई है किसके साथ, तंजानिया के साथ। तो इनके प्रेसिडेंट सामिया सुलुहु अभी 4 दिन के विजिट पर है, और जब ये पार्टनरशिप और बड़ी है, इससे होगा फ़ायदा ये कि इंडिया को अफ्रीका में और ज़्यादा चांस मिलेगा चाइना के साथ compete करने के लिए। चाइना बहुत आगे से बढ़ रहा है अफ्रीका में, ऑलरेडी बहुत देशों का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है, और चाइना का इस्तेमाल वो कर सकता है इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रॉन्गर ग्लोबल जो अप्रोच रखना चाहता है चाइना, उसके लिए। दोनों में बोला है कि वो ट्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे कि बायलैटरल करेंसी में किया जाए, लोकल करेंसी में किया जाए, जिससे आसानी के साथ ट्रेड हो पाए। मिलिट्री ट्रेनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रहेगा। यानी इंडिया मिलिट्री को उनकी ट्रेन भी करेगा, डिफेंस कोऑपरेशन पे फोकस रहेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस रहेगा। दोनों के पास एक बड़ी कोस्टल सिचुएशन है। देखिए यहाँ भी कोस्ट लाइन है बड़ी सी, इंडिया की तो है ही है, पूरी की पूरी इंडिया की कोस्ट लाइन है। तो इंडिया से काफ़ी कुछ सीख सकता है तंजानिया, और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और बाकी रिलेटेड चीज़ों पर ग्रोथ की बहुत संभावना है दोनों देशों के बीच में। तो अब देखो तंजानिया को कहाँ है, यहाँ कीनिया के जस्ट नीचे, ठीक है। मोज़ेम्बिक और कीनिया के बीच में जो स्टेट है वो है तंजानिया, मेडागास्कर के ठीक सामने। ये रहा आपका केप ऑफ गुड होप यहाँ पर, साउथ अफ्रीका, मोज़ेम्बिक, तंजानिया, कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया। इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हैं ताकि लोकेशन की प्रैक्टिस ढंग से हो जाए। अगला आर्टिकल बात करता है अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जहाँ 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ है अफ़गानिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंस में, बिल्कुल यहाँ हेरात के पास। यहाँ ये अर्थक्वेक हुआ है। इससे पहले और भी कई सारे अर्थक्वेक अफ़गानिस्तान में हुए। इस हफ्ते एक और अर्थक्वेक आया, बहुत सारे आफ्टर शॉक्स भी हुए। तो पहली चीज़ ये कि कहाँ पर है,
अफगानिस्तान लोकेटेड, इंडिया पाकिस्तान के ठीक ऊपर सेंट्रल एशिया के पास अफगानिस्तान लोकेटेड है। और क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है जो उसको बहुत ज़्यादा प्रोन बनाती है किस चीज़ के, तो भूकंप के। क्यों भाई, अब देखो यहाँ अफगानिस्तान है तो यूरेशियन प्लेट जो है ये और जो इंडियन प्लेट है, धरती कई सारी प्लेटों में बटी हुई है, तो इन प्लेटों में अक्सर हलचल होती रहती है। तो यहाँ जो इस पॉइंट पे लोकेटेड अफगानिस्तान है, इसलिए यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं अर्थक्वेक के, इसलिए इट्स ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक जोन। और जहाँ जहाँ मेजर अर्थक्वेक हुए अगर आप देखो तो बादशाह खान में, कुनार में, पक्तिका में, हिंदू कुश में, और कईन में, तरखार में, और अभी इस बार कहाँ, क्या नाम बताया जगह का मैंने आपको जहाँ इस बार अर्थक्वेक हुए हैं, क्या नाम है जगह का बताइए मुझे, और क्यों हो रहे हैं। हरात जैसी जगहों पर क्यों अर्थक्वेक हो रहे हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि जिस जगह ज्योग्राफी है अफगानिस्तान की वो उसको दो प्लेटों के बीच में अवस्थित है, जहाँ टर्मर्स और मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये हुए अफगानिस्तान की बात, जहाँ पर अभी तालिबान का शासन है, इसीलिए वहाँ पर कोई ह्यूमैनिटेरियन सहायता देना भी मुश्किल हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल बात करता है चाइना के बारे में, जहाँ एशियन गेम्स में इंडिया ने झंडे गाड़ दिए। चाइना ने 201 मेडल जीते, गोल्ड मेडल, लेकिन इंडिया ने पहली बार 100 मेडल का आंकड़ा भी पार किया। उन्होंने केवल 201 गोल्ड मेडल जीते, याद रखिए, इंडिया ने भी 100 मेडल का आंकड़ा पार किया और 28 गोल्ड मेडल जीते। तो एक बहुत बड़ी सफलता इंडिया की एशियन गेम्स में रही। और कहाँ हुआ, तो हैंगजो में। और इस जगह को जब हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ जानते हैं चाइना के बारे में। चाइना की ज्योग्राफी अगर देखो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, तिब्बत का प्लेट्यू, कुनलुन माउंटेन्स, तियान शान माउंटेन, तकलामकान डेजर्ट। ठीक है, जितने भी शान अगर आप पढ़ो तो शान वाली चीज़ें जितनी आएंगी वो सारी चाइना में है। ठीक है, अल्तुन शान, तियान शान, ये सारी जो आपको माउंटेन्स है कहाँ मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो आपको इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स यहाँ मिलते हैं, टकलामकान, गोबी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जो आपको चाइना में देखने को मिलते हैं। लेकिन चाइना के बारे में एक चीज़ जो और हमें जाननी चाहिए कि आपको चाइना दिख रहा है बहुत बड़ा सा, लेकिन यहाँ एक लाइन है जिसे हम टेंगचोंग हेहे लाइन कहते हैं। ये दो एरियाज़ हैं, हेहे और टेंगचोंग। इसको हुआंगयोंग लाइन भी कहते हैं। इसको हुआंगयोंग लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि हुआंगयोंग नामक व्यक्ति ने ऐसा बताया कि ये जो शहर हैं आईहुआई और टेंगचोंग, ये अराउंड 1935 के आसपास उन्होंने बताया था कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उसका 94% हिस्सा इस लाइन के किधर रहता है, इस तरफ रहता है, और 6% केवल इस बड़ी टेरिटरी के ऊपर रहता है। ये डिवाइड क्यों है, ये डिवाइड इसलिए क्योंकि इस रीजन में रहना बहुत मुश्किल है। ये जो पूरी ज्योग्राफी है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, इसीलिए इनके पास एरेबल लैंड जो है वो बहुत कम है इंडिया से, एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, एग्रीकल्चर सूटेबल लैंड। इनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है पर वो रहने लायक नहीं। इंडिया जैसे नहीं कि पूरी इंडिया में लोग रहते हैं। तो चाइना का एक बड़ा सेक्शन वो है जहाँ पर कोई नहीं रहता, जिसमें इधर आपका तिब्बतन पेनिनसुला आ गया, इधर अगर आप जो जिंजियांग का प्रोविंस आ गया, यानी ये पूरा इलाका तिब्बतन प्लेट्यू, और ये इधर वाला आपका टकलामकान डेजर्ट के आसपास का इलाका, ये ऑलमोस्ट खाली रहता है। आपकी सारी जनसंख्या इधर ही रह रही है। यहीं आपको सारे मेजर शहर दिखेंगे, ब्राज़ील हो, आपको डेंगचू हो, चैंगचुआन हो, फुशान हो, तो ये सारे चेंगडू हो, सब आपको इसी लाइन के इधर दिखेंगे। कोई शहर उधर नहीं दिखेगा लाइन के, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है, बियॉन्ड द लाइन ऑफ टेंगचोंग एहुए। इसी में सारी 94% इनकी पॉपुलेशन इनकी समाहित है। इसीलिए चाइना चाहता है कि ये जो रूट है ना लैंड वाला, यहाँ से उनका सारा सामान जो है, सारे लोग यहाँ रहते हैं, सारी खपत की सामग्री यहाँ आती है, सब इस शिप रूट से आती है। जो रूट है नीचे, जो रूट है इसे हम कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट से पास करती हुई आती है। तो मलक्का इज़ लाइक अ प्लेस जिसको अगर आप लोग तो चाइना की सांसें रुक सकती है। इसलिए चाइना लैंड रूट डेवलप करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है यहाँ से यहाँ तक पूरा हम पाकिस्तान से होते हुए रोड्स बनाए, ताकि बिना समुद्र का सहारा लिए, बिना फंसे हुए इस चक्कर में हम इंटरनली ही चीज़ों को ट्रेड कर पाए। और वो चाहता है कि अब वो और एक्सपेंड करे अपने एरियाज़ को। इसलिए चाइना इतना डरता है तिब्बत को लेकर कि इंडिया के ऊपर इसलिए हमला बनाए रखने की कोशिश करता है कि यहाँ तो कोई रहते नहीं है, अगर ये तिब्बतन को साथ लेके आ गए तो शायद वो विद्रोह कर दे। ये एक रीज़न है उनकी इनसिक्योरिटी का भी। तो इस चीज़ में आपको मुझे बताना है कि हुआंगयोंग लाइन कहाँ पर है, एहुआई और टेंगचोंग कहाँ पर है, और जो इम्पॉर्टेंट शान माउंटेन्स है या फिर टकलामकान डेजर्ट है या गोबी डेजर्ट है कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये जो मैं बेसिक रेफरेंस पॉइंट लाया ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। साउथ चाइना सी कहाँ पर है, इस मैप में पहले देखते हैं। ये आपका साउथ चाइना सी है, यहाँ आपका हैनन आइलैंड है, ये रहा ताइवान। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। अब आप देखो ना, तो ये रहा ताइवान,
या हांगकांग है या मकाओ है, तो सारा का सारा जो मेन इनका इंडस्ट्रियल हब है यहीं पर, जहाँ ग्वांगजो है या नैनिंग प्रोविंस है, तो यहीं सारा इनका मेजर जो है वो ट्रेड होता है और यहीं पर है आपका साउथ चाइना सी। इसलिए साउथ चाइना सी के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा जमाने की फिराक में है चाइना, और इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इधर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रियाँ और ताइवान वगैरह, फिलीपींस वगैरह इनसे इस चक्कर में लेकर खफा है। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है, आई होप आपने देखी होगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और जो डेजर्ट्स हैं। तो ये था वीडियो इस हफ्ते का, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। हम फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।